हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम चैप्टर 2 अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करेंगे। इसमें मैं सारी टर्म्स कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगी एंड साथ ही साथ एग्जांपल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है हमारा प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर एक बिजनेस में कौन होता है? बिजनेस का ओनर, जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करी है, सारी रिस्क बियर कर रहा है बिजनेस की, वो बिजनेस का प्रोप्राइटर है। A person who makes all the investment and bear all the risk connected with the business is called the proprietor. I hope ये टर्म क्लियर होगी। सेकेंड टर्म हमारे पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस? सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम नहीं है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का लेन देन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड बाय टू पार्टीज, जिसमें ट्रांसफर हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस। एक आदमी पैसे दे रहा है तो दूसरा गुड्स देता है, ठीक है। तो ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है एक ही आदमी ने काम किया, ऐसा नहीं हमने बस गुड्स दे दी और हमें पैसा ना मिला, ऐसा नहीं होगा। हमेशा दो पार्टीज तो एटलीस्ट इन्वॉल्व होगी, जिसमें एक पैसे दे रहा है, दूसरा गुड्स दे रहा है, या सामने वाला कोई सर्विस भी दे सकता है, बट एक्सचेंज टेक प्लेस होगा फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन के एग्जांपल क्या हो गए? परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन है टेकिंग ए लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट किसको बोलेंगे अकाउंट्स के अंदर बेसिक टर्म्स में? तो अकाउंट एक टी शेप टाइप का, एक लेजर टाइप एक अकाउंट बनेगा, जिसमें लेफ्ट साइड होती है डेबिट और इधर राइट साइड होती है क्रेडिट। इसका पूरा अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट का रूल्स का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके जरूर देख लेना। उससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स है डेबिट क्रेडिट के और अकाउंट बनाने के क्लियर हो जाएंगे। तो अकाउंट हम अकाउंट्स में बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं लेजर? प्रॉपर बैलेंस निकालने के लिए, ट्रांजैक्शन का कितना कौन सा रिकॉर्ड है, अलग अलग क्लासिफाई करना कि किधर कौन सा रिकॉर्ड है, किधर कौन सा रिकॉर्ड है, ये सब अकाउंट्स हम मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। जैसे सैलरी का अकाउंट बना दिया, पीएनएल अकाउंट बनाया प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये अकाउंट्स है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, इट शोज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जरूर वो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा अकाउंट और डिटेल में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी। आगे बढ़ते हैं। हमारा कैपिटल। कैपिटल वो होता है जो बिजनेस का प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का ओनर था, वो बिजनेस में पैसा लेके आया। जो वो पैसा लेके आया है वो कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है, may be in the form of money or kind having a monetary value, also known as net worth or owner's equity. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो कैपिटल है वो बिजनेस में ओनर लेके आया, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि ओनर जो पैसा लेके आया वो कैपिटल होता है। अब बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर, बिजनेस और ओनर हमेशा अलग अलग होते हैं। बिजनेस को ओनर से मिक्स मत करना। बिजनेस इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया है, वीडियो में जरूर क्लियर कर लेना। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर एक डिफरेंट होता है बिजनेस से, ठीक है। तो इसीलिए जो भी पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब वापस देना है उसको ओनर को, पैसे वापस देना है, पेएबल है, पे करना है वापस। किसको पे करना है? ओनर को। अगर बिजनेस, मान लो ओनर लेके आया 10 लाख बिजनेस में, और अगर बिजनेस मतलब बिजनेस की कैपिटल हो गई और बिजनेस ये वापस पे नहीं कर पाया ओनर को, पे करना है उसको, लायबिलिटी होगी टूवर्ड्स ओनर। मतलब अगर बिजनेस वापस पे नहीं कर पा रहा ओनर को, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमेशा एक बिजनेस की लायबिलिटी होती है, उसको पे करना होता है, पेएबल होता है क्या? कैपिटल। क्लियर है? ओनर ने इतना रिस्क उठाया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी, तो उसे उसके बदले मिलेगा तो सही ना। तो वो कैपिटल वो ही चीज है।
इस पॉइंट को मैंने लायबिलिटी जब नीचे टर्म बताई है उसमें और अच्छे से समझाया है, तो वो भी देखना आगे तक। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। और एसेट्स क्या होते हैं बिजनेस में? अब ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद कर रही है और पैसा कमा के दे रही है, ऐसी कोई भी चीज, मान लो एनीथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस, वो बिजनेस की है और वो फर्म को अनेबल कर रही है कैश लाने में या फिर बेनिफिट लाने में फ्यूचर में। तो एसेट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? सबसे पहले हमारा कैश इन हैंड, जितना भी कैश हमारे हाथ में है ऑब्वियसली हमें मदद करेगा कमाने में। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन्स, जितनी भी एसेट्स, मतलब जितना भी हम हमारे को बिजनेस में कमाने में मदद कर रहा है वो सारी चीजें हमारे एसेट्स हो गए। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग चीजें एसेट्स हो सकती है। ठीक है, आई होप एसेट्स क्लियर होंगे। अब एसेट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक एसेट्स हो गए जो करंट एसेट है, एक है नॉन करंट। एंड नॉन करंट में भी फर्दर है टैंजिबल और इनटैंजिबल, इसको भी मैं पूरा क्लियर करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखो, वो एसेट्स जो 1 साल तक बिजनेस में रहते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश 1 साल के अंदर अंदर, वो होते हैं करंट एसेट्स। जो 1 साल के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि खुद कैश, कैश एट बैंक, और गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं जो हम बेचेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो हमारी फैक्ट्री है और हमारा बिजनेस है बॉटल्स बनाने का, तो बॉटल्स जो हम बेच रहे हैं, जो बॉटल्स है, जो हमारा गुड है, वो 1 साल में हमारे को हम बेच देंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको हमने क्या बोल दिया? हमारा करंट एसेट। तो करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद इन, विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, इस पर्पस से ये हमारे पास पड़े हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में बदल जाएंगे। आई होप करंट एसेट्स क्लियर होगा। नॉन करंट क्या होते हैं? जो रीसेल के पर्पस के लिए नहीं होते। ऊपर करंट एसेट में बॉटल्स में हम डील कर रहे थे, वो हम बेच रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हम बेचेंगे, हमारा ये टारगेट है। बट यहाँ पे नॉन करंट में हमारे को कोई बेचने का इरादा नहीं है। That is, non-current assets are those assets which are not meant for resale but are used within the business. जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, गुडविल, ये सब बिजनेस में यूज होता है। ये इसके पीछे हमारा कोई भी बेचने का इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे दो कैटेगरी में इसको बांट दिया, दैट इज टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। क्या होते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल, इसको समझो। टैंजिबल वो होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बट इनटैंजिबल को हम टच या फील नहीं कर सकते, बट इनकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मतलब मार्केट में इनकी वैल्यू होती है, इसकी वजह से हमारी कमाई हो रही होती है। तो यहाँ पे हम आगे इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। टैंजिबल मतलब जो चीजें हम टच कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसकी, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, मशीनरी, प्लांट, बड़ा प्रोजेक्ट, कोई प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे इनटैंजिबल में क्या आ गए एग्जाम्पल्स में? गुडविल एंड पेटेंट। इनटैंजिबल एसेट्स इज एन एसेट which can't be felt or touched or seen, but however they have a realizable value, they have a market value। अगर बेचोगे तो पक्का पैसे मिलेंगे। पेटेंट बेचती है कंपनी, खरीदती है, पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इनटैंजिबल है उसका एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। आगे चलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। अब यहाँ पे एसेट्स में ध्यान से सुनना, जो टैंजिबल एसेट्स थे और इनटैंजिबल थे, जो करंट थे और नॉन करंट थे, वो क्लियर है ना। अब एक अलग से फिक्टिशियस एसेट्स है, ये बच्चे भूल जाते हैं, 11th वालों को तो समझ में नहीं आता, और 12th में मैं पूछती हूँ कि बताओ फिक्टिशियस का एग्जाम्पल, तब भी सोचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 11th में भी, ध्यान से समझ लेना। हमारे हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा करो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स है हमारे वो एसेट्स आर, वो एक्चुअली में एक्सपेंस होते हैं, बट वो बिजनेस में एक साथ राइट ऑफ नहीं होते, धीरे धीरे करके राइट ऑफ होते हैं। क्योंकि एक साथ राइट ऑफ कर दोगे तो लॉस दिख जाएगा पीएनएल में।
तो fictitious assets are expenses not written off in the 1 year in which they are incurred but are spread in more than one accounting period. तो इसको एग्जाम्पल से समझो। मान लो 5 लाख का खर्चा हुआ है एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। अब ये ऐसा खर्चा है जो एसेट बनेगा हमारे लिए और एसेट साइड आएगा। कैसे, ध्यान से सुनो। ये बैलेंस शीट है और ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट का हिसाब किताब करेंगे। तो यहाँ पे हमने पीएनएल में डाल दिया 1 लाख और बैलेंस में लिख दिया 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। और हमारा एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा था, 5 लाख का। तो 5 लाख का खर्चा था, पीएनएल में हमने 1 लाख ही दिखाया एक साल, और बाकी अमाउंट हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का 4 लाख का एसेट्स में दिखा दिया, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में। और हम हर साल आगे धीरे धीरे 1-1 लाख राइट ऑफ करते जाएंगे। यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा सेकेंड ईयर में, फिर 2 लाख आ जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा। तो हम एक साथ इसको नहीं हटा रहे, धीरे धीरे करके 1-1 लाख हटा रहे। समझ आ रही है बात? तो ऐसे खर्चे जिसको हम एक साथ राइट ऑफ नहीं करते बट विद टाइम हर एक साल राइट ऑफ करते ताकि एकदम से लॉस ना दिख जाए पीएनएल में। तो यहाँ पे, और इसका बेनिफिट हमें बहुत साल तक मिलता है, इसीलिए भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में 5 लाख है, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 हर साल 1-1 लाख पीएनएल से कट हुआ है और बैलेंस 4 लाख का स्टार्टिंग ईयर में बैलेंस शीट में आ गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से। क्लियर हो गई बात? आई होप समझ आ गया होगा। और इसको ध्यान से याद रखना टर्म्स, फिक्टिशियस एसेट जिसका एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो हर साल राइट ऑफ होता है थोड़ा थोड़ा पीएनएल में से और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। आगे है हमारा लायबिलिटी। देखो मैंने कहा था ना लायबिलिटी की टर्म को मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगी, तो यहाँ पे है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बिजनेस की उधारी। बिजनेस उधार लेता है, डेट होता है, लोन लेता है, ओनर खुद भी जो पैसा लेके आता है वो भी बिजनेस के लिए उधारी है। तो बिजनेस में दो तरीके से फंड आते हैं, एक तो जो ओनर लेके आता है और एक हम बाहर से उधार लेते हैं, ठीक है। तो ओनर जो पैसा लेके आता है वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और हम बाहर से जो एक्सटर्नली बाहर से उधार ले रहे हैं वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब हमको वो अमाउंट वापस देना है, बिजनेस को वो पैसा वापस देना है, या तो ओनर को या बाहर जिससे भी हमने उधार लिया उसको, एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल लायबिलिटी है उसको क्या बोल दिया, ओनर्स कैपिटल। ओनर की कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल कौन सी है, जो भी बाहर से उधार लिया आउटसाइडर से, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी मीन्स जो अमाउंट बिजनेस ओ करता है, पेबल है बिजनेस के लिए, ठीक है। क्लियर? अब लायबिलिटी को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक है करंट, एक है नॉन करंट। तो वेरी सिंपल, करंट लायबिलिटी वो होती है जो एक साल में बिजनेस को पे करनी है, 12 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या हो गई, विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो गई, वो लायबिलिटी जो पेएबल है आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मान लो लॉन्ग टर्म लोन हमने बैंक से लिया, वो हमारे लिए इस कैटेगरी में आ जाएगा। समझ आया? इजी है, मेरे को बहुत इजी वे में मैं करवा रही हूँ। जरूर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए मैंने बीएसटी के भी वीडियोस डाले हैं, इकोनॉमिक्स का भी डाला है, तो जरूर उनकी भी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। एंड मैं अकाउंट्स बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे समझाना, तो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट ताकि आप लोग क्लियर कर पाओ, इसलिए मैं अकाउंट्स को बहुत बेसिक और आराम से समझा रही हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आए। तो इसीलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास रिसीप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 12th क्लास में एनपीओ चैप्टर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का चैप्टर आता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना ताकि 12th में बहुत आसानी हो। अगर ये क्लियर नहीं होगा आपका एनपीओ गया, नहीं आएंगे नंबर। ध्यान से सुनो, रिसीप्ट क्या होता है, ऐसे समझो पैसा आना, पैसा आया है चाहे कैसे भी आया हो, चाहे उधार लेके आया है,
चाहे एसेट बेच के आया है, पर पैसा आना, चाहे सेल्स से आया है पर पैसा आया है। क्लियर? अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द बिजनेस, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, कैसे भी आ सकता है, वो क्या है हमारा रिसीप्ट्स। कैसे भी पैसा आना, पैसे के आने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीप्ट को याद रखना है। ठीक है? अब है हमारे पास रिसीप्ट दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। देखो ध्यान से सुनो, कैपिटल रिसीप्ट वो होती है जिससे पैसा आया है बट बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, और रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिससे पैसा आया है बट बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। जैसे कि रेवेन्यू रिसीप्ट में आ गया कैश सेल्स, पैसा आया, और डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। कैपिटल रिसीप्ट क्या हो गई? एसेट बेच देना, मशीनरी बेच दी, मशीनरी बेच के पैसा आना, बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है और पैसा आया। इसको ऐसे समझो, कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जिससे या तो लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट जाता है। अगर लायबिलिटी और एसेट में कुछ असर हो रहा है तो वो है कैपिटल रिसीप्ट, उससे पैसा आया। ये बुक में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है 11th की बुक में, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, उसको समझ लेना। अगर लायबिलिटी बढ़ती है, मान लो तुमने किसी से उधार लिया, वो भी हमारे लिए कैपिटल रिसीप्ट ही है, बिकॉज पैसा तो आया है और लायबिलिटी बढ़ गई। अगर तुमने एसेट बेचा तो एसेट डिक्रीज हुआ बट पैसा तो आया है, तो कैपिटल रिसीप्ट। पैसा आना चाहिए, इस पॉइंट को याद रखना। और अगर लायबिलिटी और एसेट में फर्क पड़ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या एसेट जा रहा है, तो वो है कैपिटल रिसीप्ट। अगर इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो आ जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट में। ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई ना एसेट डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं, किसी में कोई असर नहीं आया, मतलब नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन थी जिससे हमने पैसा कमाया है। आगे है अमाउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड की डेफिनेशन, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैश आया है बट नॉर्मल कोर्स से। और कैपिटल रिसीव्ड क्या हो गई? कैश का आना बट नॉर्मल कोर्स नहीं था, दैट इज या तो एसेट गया है, एसेट बेच के तुमने पैसा लिया, या तुमने किसी से उधार लिया और पैसा आया है। पैसा आना चाहिए बट लायबिलिटी और एसेट्स में फर्क पड़ेगा। क्लियर है? इजी है? आगे बढ़े। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मैंने, ठीक है, तो पीडीएफ पढ़ लेना। आगे चलते हैं, हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब तुमने रिसीप्ट्स पढ़ लिया, अब एक्सपेंस को समझो। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। देखो, खर्चा होना चाहिए बिजनेस का। खर्चा दो कैटेगरी में बांट दिया यहाँ पे भी, या तो रेवेन्यू या फिर कैपिटल। रेवेन्यू खर्चा वो जिससे पैसा गया है बट वो नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, डे टू डे एक्टिविटी से, ना तो इसमें लायबिलिटी पे कोई असर पड़ा ना एसेट पे असर पड़ा, पर पैसे का जाना, जैसे सैलरी बिल, सैलरी देना, बिल देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब में क्या हुआ? ये खर्चा है हमारा, ठीक है, पैसा गया। और अगर हमने, या तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं समझा रही हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जिससे भी पैसा गया है, तो एक्सपेंडिचर को ऐसे याद रखो, कैश तो जा रहा है, माइनस हो रहा है कैश। या तो नॉर्मल बिजनेस के डेली के खर्चे हैं जिससे ना तो कोई एसेट या लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है, दैट इज ना तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना एसेट आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, फिर भी हमारे पैसे चले गए, सैलरी दे दी, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई एसेट आई हमारे पास, कुछ खरीदा थोड़ी ना है, मैंने तो बस पे किया है, और ना कोई उधारी थी जो वो कम हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नॉर्मल बिजनेस के खर्चे जिससे ना तो लायबिलिटी पे असर पड़ता है ना एसेट से, वो है रेवेन्यू। पर ऐसे खर्चे जिससे पैसा गया है, पैसा टाटा बाय बाय हुआ है, बट लायबिलिटी या तो डिक्रीज होगी या फिर एसेट आएगा। या तो हमने पैसे दिए और जिसके बदले में हमने मशीनरी ली, तो हमारा वो कैपिटल एक्सपेंस है। या फिर हमने किसी को, हम उधार मांगता था कोई हमसे, है ना, उसको वापस दे दिया, पे कर दिया, भाई तू रख ले अपना पैसा, वापस ले ले, लोन नहीं चाहिए, हमारा हो गया काम, तो क्या हो गया? लायबिलिटी डिक्रीज हुई, पैसा गया।
क्लियर हुई बात, समझ आया? ये कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को और क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए समझा रही हूँ बार बार। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है कि लायबिलिटी या तो डिक्रीज होगी या एसेट बढ़ेगा और हमारा पैसा जा रहा है, पैसा जाना चाहिए एक्सपेंडिचर में, ये पॉइंट ध्यान रखना कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेफर्ड रेवेन्यू क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर जो हमने डेफर कर दिया, हर एक साल माइनस करेंगे, जो मैंने ऊपर समझा दिया है फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, बट हमने उसको डेफर कर दिया। हम उसको एक साथ माइनस नहीं कर रहे, धीरे धीरे डेफर करके हर एक साल थोड़ा थोड़ा माइनस करेंगे, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गए। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्वायर हुआ या एसेट्स, देखो एक्वायरिंग एसेट्स और इंप्रूविंग द एसेट, और जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ये लार्ज अमाउंट होता है, बैलेंस शीट में आता है। ये जब लायबिलिटी और एसेट में असर पड़ेगा तो बैलेंस शीट में तो अपने आप ही आएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट आया और पैसा गया, या फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और पैसा जा रहा है, पैसा जाना चाहिए, क्लियर है? और एसेट और लायबिलिटी में असर होना चाहिए, है ना? और ये सारे जो एसेट और लायबिलिटी में असर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में ये भी बात क्लियर होगी तुम्हें, एक साइड एसेट्स होते हैं और एक साइड लायबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस जो बिजनेस के डे टू डे खर्चे हैं, ठीक है, जो पीएनएल में आते हैं, डेली के खर्चे, जो ना तो लायबिलिटी पे असर दिखाते हैं ना एसेट पे असर दिखाते हैं, वो खर्चे कहाँ आते हैं? पीएनएल में। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर। पीएनएल में हमेशा रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आती है, चाहे रेवेन्यू रिसीव्ड हो चाहे रेवेन्यू खर्चे हो। इसलिए पीएनएल और बैलेंस शीट में जब एनपीओ में या फिर 11th में आगे तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स में बनाना पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होना। पीएनएल में ओनली वही खर्चे आते हैं जिससे ना तो लायबिलिटी एसेट्स पे कोई असर पड़ रहा है, ना ही, मतलब दैट इज रेवेन्यू नेचर। ठीक है, क्लियर है? वही खर्चे और वही कमाई, रेवेन्यू नेचर की कमाई। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली के हमारे एक्सपेंडिचर है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, ये सब रेवेन्यू नेचर हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू मैंने बता दिया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा है, जो धीरे धीरे कंपनी राइट ऑफ करती है। रेवेन्यू ऐसा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि इसके बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे इसको माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, इजी। तो आई होप ये पूरा सारी टर्म्स क्लियर हो गई होगी। तो आई होप आपको सारे चैप्टर्स की जितने भी कॉन्सेप्ट है, टर्म्स है, सारी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, नहीं तो सोशल मीडिया पे पूछ लेना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है और ये जो जितने भी नोट्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।